नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। देखो, इसमें मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा और ये दोनों ही इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं कि अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन इनको बनाना होगा तो इनमें से ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन देंगे ही। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप बिल्कुल अच्छे से नोट डाउन भी कर लेना और अच्छे से याद भी कर लेना। देखो, मैंने आपको जब एनसीईआरटी क्वेश्चंस कराए थे, मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था कि मैं आपको सारे क्वेश्चन लिखने की नहीं कह रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन हमें सिर्फ समझने होते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें अच्छे से याद करने होते हैं। देखो, एनसीईआरटी क्वेश्चन में 7th 8th और जो 9th क्वेश्चन थे, वो 3 क्वेश्चन मैंने आपको याद करने की बोली थी। इस वीडियो में मैं जो आपको 2 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ये दोनों के दोनों आपको अच्छे से याद होने चाहिए। देखो, जो 7th क्वेश्चन था एनसीईआरटी में, वही क्वेश्चन है ये वाला, जो कि राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में है। तो देखो, वहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में क्वेश्चन दिया हुआ था, इसीलिए मैं आपके लिए स्पेशली इस क्वेश्चन को लेके आया हूँ अलग से बड़े में। आपको ये वाला नोट डाउन करना है और इसे अच्छे से याद करना है। देखो, अब क्वेश्चन क्या है। भारत की केंद्रीय सरकार को 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग स्थापित करने के लिए किसने विवश किया? आयोग की 2 मुख्य सिफारिशों का उल्लेख करें। 1956 के बाद बने किन्हीं 4 राज्यों के नाम लिखें। यानी आपसे कई बातें पूछ ली, तो मैंने आपको ये सारी चीज़ चैप्टर में पढ़ा रखी हैं। अगर किसी बच्चे ने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप पहले चैप्टर पढ़ लो। अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया ना, तो इसका आंसर आपको अच्छे से आता होगा। अब देखो, इसका आंसर क्या है। भारत के विभाजन एवं देशी रियासतों के भारत में विलय हो जाने से ही समस्याओं का अंत नहीं हुआ और न ही राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया पूरी हो पाई। देखो, ये नहीं है कि सिर्फ जब हम आज़ाद हुए हमें रजवाड़ों को ही मिलाना था। रजवाड़ों को मिलाने के बाद हमें देश के राज्य भी बनाने थे। तो पहली लाइन में यही लिखा हुआ है कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई सिर्फ रजवाड़ों को मिलाने से। उसके बाद देश में जो स्टेट बने, उनमें भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिली। भारतीय प्रांतों की आंतरिक सीमाओं को निश्चित करने अर्थात राज्यों के पुनर्गठन की समस्या विद्यमान थी। यानी कि किस स्टेट की बाउंड्री कैसे फिक्स करी जाए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी भारत के पास। यह कार्य भी अन्य कार्यों की तरह आसान नहीं था, बड़ा मुश्किल काम था। भाई, कैसे डिसाइड करें बाउंड्रीज को, क्योंकि सीमाओं का निर्धारण इस तरह करना था कि देश की भाषाई एवं सांस्कृतिक बहुलता की झलक मिले तथा साथ ही राष्ट्रीय एकता व अखंडता भी बनी रहे। यानी देश की यूनिटी को भी बनाना था, देश की अखंडता और राष्ट्रीयता दोनों चीज़ों को देखना था, और उसके बाद हमें स्टेट भी बनाने थे। ब्रिटिश शासन काल में अंग्रेजों की सुविधा अनुसार सीमाएं निर्धारित की गई थी। अंग्रेजों ने तो अपने हिसाब से कर ली थी, जैसा उनका मन किया उन्होंने उस हिसाब से राज्यों को बांट दिया था। पर जब हम आज़ाद हुए, उसके बाद भारत सरकार के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि स्टेटों को कैसे बनाया जाए। 1947 के पश्चात भारतीय सरकार ने इस प्रकार के निर्धारणों को अस्वीकार करके भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का निर्णय लिया। परंतु भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का कार्य भी सरल नहीं था। तो 1947 से पहले क्या था, अंग्रेजों ने अपने हिसाब से राज्य बना रखे थे। पर जैसे ही हम आज़ाद हुए तो इंडियन गवर्नमेंट ने फैसला लिया कि भाषाई आधार पर हम राज्य बनाएंगे। पर भाषाई आधार पर बनाना भी कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, ठीक है, और बहुत सारी बोलियां हैं। 1632 से भी ज़्यादा बोलियां भारत में बोली जाती हैं। तो इसमें भी बड़ी प्रॉब्लम थी कि किस तरीके से हम राज्यों को बनाएं। इस निर्णय के विरोध में पुराने मद्रास के ही भाग थे। अब जब ये भाषा से बनाने की बात आई तो मद्रास राज्य ने बहुत इसका विरोध किया। आंध्र आंदोलन ने तेलुगु भाषी क्षेत्रों के लिए एक अलग राज्य की मांग की। आंध्र प्रदेश में एक आंदोलन हुआ जिसमें कि तेलुगु भाषा के लिए अलग एरिया बनाने की, अलग राज्य बनाने की मांग उठी। सरकार इस मांग पर दुविधा की स्थिति में थी, जिसके कारण यह आंदोलन और हिंसक होता चला गया। और सरकार इस पर सोच ही रही थी, पर आंदोलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, हमें अलग से तेलुगु भाषी राज्य दो। अतः दिसंबर 1952 में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा की। एक आदमी थे जिनका नाम था पोटी श्री रामुलु। उन्होंने अपने लिए अलग तेलुगु भाषी राज्य बनाने की मांग की थी और उन्होंने 56 दिन की भूख हड़ताल की थी, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद जो ये आंदोलन था, जो कि अलग राज्य बनाने की बात कर रहा था तेलुगु भाषा के आधार पर, तो यहाँ पे बहुत तगड़े लेवल पे दंगे हो गए थे। तो भारत सरकार को मजबूरी में इस राज्य को बनाना पड़ा था, ठीक है। तो 1952 में ही प्रधानमंत्री ने क्या कह दी थी कि आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बनेगा। अतः केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। पहले क्या बन गया, एक राज्य बन गया आंध्र प्रदेश। तो ये आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, एक ऐसा राज्य बताओ जो कि राज्य पुनर्गठन आयोग बनने से पहले ही बन गया। राज्य पुनर्गठन आयोग का मतलब क्या है? राज्य मतलब स्टेट, पुनर्गठन मतलब बनाना, आयोग मतलब कमीशन। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजिंग कमीशन, यानी कि ऐसा कमीशन जिसका काम क्या है, स्टेट बनाना। अब आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है भारत में जो कि राज्य पुनर्गठन आयोग बनने से ही पहले बन गया, क्योंकि वहाँ पे आंदोलन हो गए थे
बहुत तगड़े तरीके से और पोटी श्री रामुलु की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से आंदोलनों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था सरकार के लिए। इसीलिए उन्होंने एक अलग से विधेयक पारित करके स्पेशल रूल बना के आंध्र प्रदेश को एक राज्य बना दिया। तो आंध्र प्रदेश 1952 में ही राज्य बन गया और राज्य बनाने का कमीशन 1953 में बना। ठीक है, उसके बाद 1953 में क्या बना? राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित सिफारिशें करना था। यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग का काम क्या था? राज्य बनाना। उसके बाद इस आयोग की सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश यही थी कि ये लाइन आपको अच्छे से याद रखनी है बिल्कुल। इस आयोग की सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश यह थी कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहाँ बोले जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए, यानी कि लैंग्वेज के बेस पर हमें स्टेट बनाने चाहिए। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन कानून पास हुआ तथा इस कानून के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 1956 के बाद हरियाणा, सिक्किम, नागालैंड तथा झारखंड जैसे 4 राज्य बनाए गए। तो आपको ये बात याद रखनी है कि 53 में आयोग बना है और 55 में इस आयोग की रिपोर्ट आई है और 1956 में इस रिपोर्ट को लागू कर दिया गया है, जिसके आधार पर देश में कितने राज्य बने? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। आपको ये बात याद रखनी है कि कितने स्टेट बने थे हम जब आज़ाद हुए? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। और ये कब बनाए थे हमने? 1956 में। उसके बाद 1956 के बाद हरियाणा बना अलग से, सिक्किम बना, नागालैंड बना, झारखंड बना, 1966 में पंजाब भी बना। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बहुत सारे राज्य बनाए हैं। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आना चाहिए, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है? एक ऐसा आयोग था जिसका काम था देश के राज्य बनाना। ऐसा कौन सा राज्य है जो कि इस आयोग के बनने से पहले ही बन गया? वो था आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश में पोटी श्री रामुलु नाम के आदमी ने मांग की थी अलग से तेलुगु भाषी राज्य जिसका नाम होगा आंध्र प्रदेश। समझ गए? तो उनकी मांग के अनुसार दंगे होने की वजह से, आंदोलन बहुत बड़े लेवल पे होने की वजह से सरकार ने पहले ही उनकी मांग को मान लिया था। उसके बाद भी यही आधार रखा गया कि अब जो भी राज्य बनेंगे भारत में वो किस आधार पर बनेंगे? भाषाई आधार पर। अब देखो आप, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपके पूरे चैप्टर में सबसे मेन बात जो बताई गई है वही इस क्वेश्चन में पूछी गई है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाना शुरू किया था तो इसी टॉपिक से हमने शुरुआत की थी कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। चैप्टर का नाम भी यही है, राष्ट्र निर्माण की चुनौती, कि जब हम आज़ाद हुए तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। देखो अब क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष आई किन्हीं 3 चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। अब 3 पूछें या ज़्यादा पूछें, आपको ज़्यादा पढ़नी चाहिए हमेशा, ताकि आपसे 3 पूछे तो भी आप लिख दो और ज़्यादा पूछे तो भी लिख दो। तो स्वतंत्रता के समय भारत के सामने आई समस्याओं का वर्णन करें। 2 तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है, कई बार आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया है। देख लो यहाँ पे भी लिखा हुआ CBSE 2014 के बाद भी ये 2017-18 में भी आया है, तो कई बार ये क्वेश्चन आया है। देखो इसमें पहला पॉइंट है राष्ट्रीय एकता व अखंडता। पहली प्रॉब्लम क्या है भारत के सामने? राष्ट्रीय एकता यानी कि यूनिटी बनाने की। भारत में लोकतंत्र को स्थापित करने में सबसे बड़ी चुनौती देश को एकता के सूत्र में बांधना था, यानी कि जो रजवाड़े हुआ करते थे उनको मिलाना था। देखो मैंने जब आपको ये क्वेश्चन पढ़ा था मैंने आपको बहुत सारी हेडिंग लिखवाई थी, वो सारी हेडिंग आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, इससे ज़्यादा हेडिंग लिखवा रखी है मैंने, यहाँ पे 6 हैं, वहाँ पे मैंने 7-8 हेडिंग आपको लिखवा रखी है, तो उनको आप अच्छे से याद कर लेना। दूसरी देखो सबसे मेन क्या प्रॉब्लम है, विकास की चुनौती, यानी डेवलपमेंट कैसे करे भारत नया नया आज़ाद हुआ था, वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स को हमें सुलझाना था। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी भारत के सामने। तो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी विकास की। पहली क्या है? देश को एकता के सूत्र में बांधने की। 565 से ज़्यादा जो रियासतें थी भारत में उनको एक सूत्र में बांधना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। दूसरी चुनौती थी विकास की, कि विकास कैसे किया जाए। तीसरी है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता का मतलब होता है धर्म के नाम पर हिंसा होना। हम सभी को पता है जब हम आज़ाद हुए तो देश का बंटवारा भी हुआ था, जिससे कि देश में सांप्रदायिकता की एक लहर चली थी, बहुत सारे हिंदू मुस्लिम लोग मरे थे। भारत बहुधर्मी देश है, यानी भारत में बहुत सारे धर्म हैं। अंग्रेजों ने भारत के इस बहुधर्मी स्वरूप को अपने राजनीतिक हितों के लिए प्रयोग किया था। अंग्रेजों ने क्या किया था, भारत में जो अलग अलग धर्म है जाति है इनका बहुत फ़ायदा उठाया था और अपने राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए इस चीज़ से हमेशा उन्होंने खिलवाड़ किया है। उन्होंने भारतीयों में फूट डालो तथा राज्य करो की नीति को ग्रहण किया था, यानी उन्होंने भारतीयों को आपस में भड़काया, आपस में लड़वाया और वो राज हम पर करते रहे।
अंग्रेजों ने विशेष रूप से हिंदू तथा मुसलमानों में पारस्परिक वैर विरोध बढ़ाने के लिए विशेष प्रयत्न किए थे। अंग्रेजों का ही ये देन है कि हिंदू और मुस्लिम में इतनी दूरियां बढ़ गई कि आज के टाइम पे भी उनकी जो आज तक आप देखते हो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है कि हिंदू और मुस्लिम लोग आपस में चिढ़ते हैं। तो भारत पाकिस्तान जैसा देश बन गए किसकी वजह से? इस फूट डालो और शासन करो की नीति की वजह से हिंदू और मुसलमानों की दूरियां बढ़ने लगी। ठीक है, और इनकी दूरियां देखते देखते इतनी बढ़ गई कि अलग से एक देश बनाना पड़ा जो था पाकिस्तान। तो सांप्रदायिकता फैली भारत में आज़ादी के बाद, हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयाँ हुई, दंगे हुए, लाखों लोग मरे। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी सांप्रदायिकता। आगे लिखा है इसमें 1947 में सांप्रदायिक आधार पर भारत का विभाजन हुआ, यानी कि भारत बटा। इस विभाजन के बाद भी यानी बंटवारा होने के बाद भी भारत में सांप्रदायिकता समाप्त नहीं हुई, यानी कि धर्म के नाम पर लड़ाई खत्म नहीं हुई, बल्कि अनेक कारणों ने सांप्रदायिकता को और भी अधिक उत्तेजित किया। यानी कि जो मारकाट मची, जो शरणार्थियों की समस्या हुई, उस चीज़ ने और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पे बढ़ा दी। अंत में यह समस्या राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण संकट अथवा बाधा बन गई। क्वेश्चन क्या था कि आज़ादी के टाइम पे भारत के सामने क्या क्या चुनौती थी? देखो, पहली क्या थी? राष्ट्रीय एकता बनाने की। दूसरी क्या थी? विकास करने की। तीसरी क्या थी? धर्म के नाम पर जो दंगे फैल गए थे यानी सांप्रदायिकता फैल गई थी, उस चीज़ से निपटने की। चौथी दे रखी है जातिवाद। सांप्रदायिकता की तरह ही जातिवाद भी प्रजातंत्र के मार्ग में बड़ी बाधा है। जातिवाद के तथ्यों ने लोगों को तुच्छ विचारों वाला मनुष्य बना दिया है, यानी कि लोगों की सोच बिल्कुल खराब कर दी है इस जातिवाद ने। अनेक लोग राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा जातीय हितों को प्राथमिकता देते हैं, यानी कि अपनी जाति को, अपने धर्म को, इन चीज़ों को ज़्यादा मानते हैं, देश को कम। जाति प्रथा ने भारत देश को खोखला कर दिया था बिल्कुल। तो इस चीज़ से निपटना भी बहुत अहम था उस टाइम पे और भारत को इससे जूझना पड़ा। उनकी ऐसी प्रवृत्ति ही प्रजातंत्र के मार्ग में बाधा होती है। प्रजातंत्र का मतलब होता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो देश होता है, तो जहाँ पे लोगों का खुद का शासन हो। जब जातिवाद होगा, धर्म होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, दंगे होंगे, तो ऐसे देश में कैसे लोकतंत्र बनाया जा सकता है? तो जातिवाद भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। फिफ्थ है भाषावाद। अब यहाँ पे हमें पता है कि बहुत सारे लोग जो है उन्होंने भाषा को लेकर आंदोलन किया। दक्षिण भारत में भी आंदोलन हुआ, कर्नाटक राज्य में भी आंदोलन हुआ। तो भाषावाद भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी भारतीय गवर्नमेंट के सामने आज़ादी के समय में। भारतीय लोग अपनी भाषा के साथ बहुत अनुराग रखते हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सभी लोगों को अपनी मातृभाषा से प्रेम होता है। तो भारत के लोग जो है यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी बोलियां हैं। तो इस वजह से क्या हुआ, यहाँ पे भाषावाद भी बढ़ा। अलग अलग एरिया में अलग अलग लोगों ने अपने लिए अलग ही एरिया बनाने की मांग रखी कि हमें अपनी भाषा के हिसाब से एरिया बनाने दो। अगला है क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया को जब अलग करने की बात लोग करने लग जाए देश से। जैसे कि पंजाब में कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे वो लोग खालिस्तान बनाने की मांग करते हैं, यानी कि अपने क्षेत्र को अलग बनाने की मांग करते हैं। तो ये प्रॉब्लम भी भारत के सामने हुई। ठीक है, भारत में जो क्षेत्र है उसमें कई जगह ऐसी थी जो अपने आप को अलग करने की बात कर रही थी। तो क्षेत्रवाद भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी भारत के लिए। भारत एक विशाल देश है जिसके कई क्षेत्र हैं। कई क्षेत्रों को भाषा के आधार पर राज्यों के रूप में संगठित किया गया है, यानी कि भाषाई आधार पर राज्य बनाए भारत ने। लोगों की क्षेत्रवाद की भावना इतनी अधिक बलवान है कि राष्ट्रीय सरकार इन विवादों को संबंधित लोगों की प्रसन्नता अनुसार हल नहीं कर सकी। इतने बड़े बड़े एरिया हैं भारत में, इतने सारे स्टेट हैं, इतने सारे क्षेत्र हैं, तो हर आदमी की बात को सरकार नहीं मान पाई, क्योंकि कोई तो अलग होने की कह रहा था, कोई कुछ और कह रहा था। हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी ना, चैप्टर पढ़ा जब डीप में हमने सारा पढ़ रखा है। आगे वाला एक चैप्टर आएगा आपका क्षेत्रीय आकांक्षाएं नाम से, वो तो पूरा चैप्टर ही क्षेत्रवाद के ऊपर है। उसमें हम ये पढ़ेंगे कि किस किस एरिया में जो है दिक्कतें हुई। तो आप जैसे ही ये चैप्टर कर लोगे उसके बाद आपको वो चैप्टर मिलेगा बाद में, लास्ट चैप्टर है ये लगभग। तो लास्ट चैप्टर में आपको यही बताया कि किस किस राज्य को कैसे कैसे मिलाया गया, किस किस राज्य ने भारत से अलग होने की बात की। तो आज़ादी के टाइम पे भी क्षेत्रवाद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ठीक है, इसके अलावा देखो क्या कहती है, आपको हेडिंग याद कर लेनी, बाकी एक्सप्लेन तो आप अपनी लैंग्वेज में कर दोगे। हेडिंग अच्छे से याद कर लेना इस क्वेश्चन की। देखो आपको मैं बता रहा हूँ और भी हेडिंग इसके अलावा। देखो इसमें पहली हेडिंग तो एज इट इज़ लिखोगे आप, राष्ट्रीय एकता और अखंडता की चुनौती। ठीक है भाई, पहली ठीक है। दूसरी, विकास की चुनौती। ठीक, उसके बाद आप तीसरी यहाँ पे बना सकते हो, रजवाड़ों के विलय की समस्या। ठीक, चौथी आप बनाओगे सांप्रदायिकता, पांचवी आप बनाओगे जातिवाद, छठी आप बनाओगे भाषावाद, सातवीं आप बनाओगे क्षेत्रवाद। उसके बाद आप आठवीं हेडिंग बनाओगे गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी।
ठीक है। तीनों चीज़ें भी थी भारत में जब भारत आज़ाद हुआ, गरीबी थी, भुखमरी थी और बेरोजगारी थी। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उसके बाद आप अगली हेडिंग बनाओगे शरणार्थियों की समस्या। जो देश में बंटवारा होने की वजह से हिंदू और मुस्लिम शरणार्थी बन गए थे लोग, तो वो भी भारत के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जब हम आज़ाद हुए। अगली हेडिंग आप बनाओगे लोकतंत्र की स्थापना की समस्या या लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती। तो ये प्रमुख चुनौतियां थी भारत के सामने कि कैसे इलेक्शन कराए जाएं, कैसे सरकार बनाई जाए। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो लोकतंत्र को बनाना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी भारत के सामने। तो ये सारी बातें थी जो कि भारत ने फेस की आज़ादी के बाद। पूरा का पूरा चैप्टर हमने पढ़ा था, उसमें ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो आप वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने सभी दोस्तों तक इन वीडियोस को शेयर ज़रूर करो। देखो मैंने आपके लिए एनिमेटेड वीडियोस बना रखे हैं बहुत अच्छे से, मैंने आपको सारी चीज़ें वहाँ पे समझा रखी हैं। अगर कोई बच्चा पहले ही क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो देख रहा है तो पहले वो चैप्टर वाली वीडियोस ज़रूर देखो, क्योंकि वहाँ पे सारे कंसेप्ट मैंने आपको समझा रखे हैं। अगर आप वहाँ से पढ़ोगे, वीडियोस को एक बार देखोगे, अपने नोट्स बनाओगे, तो आपको ये सारी चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी।